स्वागत है। आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में देखिए, अजाइल, फ्लैट स्ट्रक्चर्स, कितनी नई नई बातें होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या 100 साल पुराने सिद्धांत वो आज भी मायने रखते हैं? हमारे पास हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पर कुछ नोट्स हैं जी। और ये दिखाते हैं कि शायद कुछ बुनियादी चीजें वो कभी नहीं बदलती। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए फेयोल के कुछ खास प्रिंसिपल्स और उनका भारत की बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल, इस पर जरा गौर करेंगे। बिल्कुल। फेयोल वो एक फ्रेंच इंजीनियर थे और ये सिद्धांत उन्होंने करीब 100 साल पहले दिए थे। 100 साल पहले? हाँ, और जैसा नोट्स में है, ये आज भी देखिए टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। फेयोल ने तो कुल 14 सिद्धांत दिए थे। 14? काफी सारे हैं। हाँ, काफी हैं, पर हम उन्हें मोटे तौर पर समझ सकते हैं। कुछ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, कुछ एम्प्लॉयज और उनके तालमेल से, और कुछ काम करने के तरीकों से। अच्छा। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर वाले एक अहम सिद्धांत से शुरू करते हैं, काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो बहुत बेसिक लगता है। मतलब काम को छोटे हिस्सों में बांट दो। नोट्स में टीसीएस का उदाहरण दिया है, ये वहां कैसे काम करता है, कुछ आइडिया? हाँ, नोट्स के मुताबिक टीसीएस में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो काम बिल्कुल साफ बंटा होता है। अच्छा। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कोडिंग करेंगे, टेस्टर हैं वो उसकी क्वालिटी जांचेंगे, बिजनेस एनालिस्ट हैं वो क्लाइंट की जरूरतें समझेंगे। हर कोई अपने काम में माहिर होता है। तो नोट्स कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन से काम तेजी से होता है। सही बात है। गलतियां कम होती हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता वो बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है। जब काम बट गया तो फिर अगला सवाल आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब किसका क्या अधिकार है और कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। फेयोल का अगला सिद्धांत इसी पर है ना, अधिकार और जिम्मेदारी। हाँ, नोट्स के अनुसार रिलायंस में जैसे एक रीजनल सेल्स मैनेजर है, उसे अपनी टीम के लिए सेल्स टारगेट सेट करने की अथॉरिटी है। वो टीम को डायरेक्शन दे सकता है, रिसोर्स दे सकता है, लेकिन इसी अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। अगर टीम टारगेट पूरा नहीं कर पाती तो वो मैनेजर वो जवाबदेह है। फेयोल का जोर इसी बैलेंस पर था। अथॉरिटी बिना जिम्मेदारी के ठीक नहीं और जिम्मेदारी बिना अथॉरिटी के पूरी नहीं हो सकती। ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, अब जरा काम के संचालन से जुड़े एक सिद्धांत पर आते हैं, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। जी। इसका मतलब हुआ कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। सुनने में तो सीधा है, पर नोट्स में क्या है? आज की कॉम्प्लेक्स कंपनियों में ये कैसे लागू होता है? मारुति सुजुकी का उदाहरण था शायद। हाँ, मारुति का नोट्स में उनके प्रोडक्शन लाइन का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। वहां एक लाइन वर्कर है, वो सीधे तौर पर सिर्फ अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, उसी से इंस्ट्रक्शन लेता है। सिर्फ एक ही बॉस? हाँ, सिर्फ एक। फेयोल का मानना था कि अगर एक एम्प्लॉय को कई बॉस ऑर्डर देंगे तो भाई कंफ्यूजन होगा। हाँ, वो तो है। प्राथमिकताएं टकराएंगी, डिसिप्लिन रखना मुश्किल होगा। ये सिद्धांत यूनिटी ऑफ कमांड, ये उस दूसरे सिद्धांत से थोड़ा अलग है जिसे निर्देश की एकता या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही मकसद के लिए काम करने वाले ग्रुप का एक ही प्लान और एक ही हेड होना चाहिए। जबकि यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लॉय और उसके इमीडिएट बॉस के रिलेशन पर फोकस करता है। समझ गई, स्पष्ट है। अब एम्प्लॉयज से जुड़े एक सिद्धांत की बात करते हैं जो कभी कभी थोड़ा पेचीदा हो सकता है, व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना। हाँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ, नोट्स में एचडीएफसी बैंक का उदाहरण है। ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? देखिए, नोट्स के मुताबिक एचडीएफसी बैंक में जैसे इस साल के आखिर में ऑडिट होता है या क्लोजिंग का टाइम होता है। हाँ, वो प्रेशर वाला टाइम। बिल्कुल। तो तब एम्प्लॉयज को देर तक रुकना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। यहां क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत मतलब टाइम पर ऑडिट पूरा करना वो एम्प्लॉय की पर्सनल सुविधा से ऊपर रखी जा रही है। फेयोल का तर्क यही था कि ऑर्गेनाइजेशन का हित हमेशा इंडिविजुअल या ग्रुप के हितों से ऊपर होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा। पर नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि इसे लागू करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन और लीडरशिप चाहिए। हाँ, ताकि एम्प्लॉयज को ऐसा ना लगे कि उनका फायदा नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल, ताकि वो मोटिवेटेड महसूस करें। और शायद इसीलिए फेयोल ने टीम भावना यानी एस्पिरिट डी कॉर्प्स पर भी जोर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर एम्प्लॉयज से कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए त्याग की उम्मीद है तो उनमें वो एकता, वो अपनेपन की भावना होनी जरूरी है। विप्रो का उदाहरण दिया है नोट्स में। हाँ, विप्रो का नोट्स बताते हैं कि विप्रो जैसी कंपनियां क्या करती हैं, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप कराती हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स चलाती हैं। अच्छा। ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जिनसे आपसी सहयोग बढ़े। फेयोल का मानना था कि संगठन में आपसी फूट,
मतभेद ये नुकसानदायक हैं। वो फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी खतरनाक है। सही बात है। इसके बजाय मैनेजमेंट को टीम वर्क, आपसी सम्मान, सहयोग, इनको बढ़ावा देना चाहिए। यही एस्प्रिट डी कॉर्प्स है, मतलब एकता में ही शक्ति है। तो कुल मिलाकर जिन सिद्धांतों पर हमने अभी बात की, काम का बंटवारा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन के हित को पहले रखना और टीम भावना, ये सब मिलकर एक सिस्टमैटिक, एफिशिएंट और हार्मोनियस माहौल बनाते हैं काम करने का। हाँ, संक्षेप में यही है। फ्योल के सिद्धांत जैसा नोट से पता चलता है, वो एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, क्लियर कम्युनिकेशन और कुछ हद तक एम्प्लॉय वेलफेयर के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये तथ्य कि भारत की बड़ी कंपनियां आज भी इनके मूल तत्वों का इस्तेमाल कर रही हैं, हाँ, ये बड़ी बात है। ये इनकी इंपॉर्टेंस दिखाता है, इनकी स्थायी प्रासंगिकता को दिखाता है। ये एक मजबूत मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की नींव रखते हैं असल में। तो इसका मतलब यही निकलता है कि सफल मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल रूल्स समय के साथ बदले नहीं हैं। वो आज भी उतने ही जरूरी हैं, चाहे बिजनेस की दुनिया कितनी भी बदल गई हो। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। नोट्स में सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन सोचने पे मजबूर करती है ये बात। क्या? कि आज का जो माहौल है, डायनामिक है, तेजी से बदल रहा है, अक्सर कम फॉर्मल भी है। तो क्या फ्योल के सभी 14 सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं बराबर? ये तो सोचने वाली बात है। या ऐसा तो नहीं कि कुछ सिद्धांत जैसे शायद पहल क्षमता, इनिशिएटिव लेना, या कार्यकाल की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये आज ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं? हो सकता है। और कुछ दूसरे जैसे सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण, उनको अब शायद नए नजरिए से देखा जा रहा है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है आगे के लिए।